सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, हम लोग आज का सेशन जो है वो ऑन कर रहे हैं। जल्दी से मुझे काउंट करके बतलाइए कि इसमें कितने ट्रायंगल है। इजी क्वेश्चन है, आगे जाएंगे तो क्वेश्चंस काफी टफ होते जाएंगे, लेकिन अभी जल्दी से काउंट करके बतलाइए इसमें कितने ट्रायंगल्स है। हाँ जी नासिर भाई, सामने वाली स्क्रीन नहीं ऑन की है। ठीक है, थैंक यू। चलिए जवाब दूं क्या? अच्छा, ध्यान से अगर देखोगे ना बाबू, तो यहाँ से ऑलरेडी हम लोग 3 ट्रायंगल निकालेंगे ना, और इसी तरह यहाँ से भी हम लोग 3 ट्रायंगल निकालेंगे, तो 3 3 6 ट्रायंगल हो गए। अब ये जो एक बच गया ना, ये हमारा हो गया 7वां ट्रायंगल। इससे ज्यादा हम ट्रायंगल इसमें फाइंड कर ही नहीं सकते। यानी कि इसके लिए जो प्रॉपर और परफेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो देखिए, पूछता है सर इसमें वर्ग कितने हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स की संख्या देखो। तो हॉरिजॉन्टल बॉक्स की संख्या 1 2 3 4 और ये 5 रही। अब वर्टिकल बॉक्स की संख्या भी 1 2 3 4 और 5 रही। तो जब कभी ऐसी स्थिति में आ जाओ कि आपको वर्ग काउंट करना है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स की संख्या एक समान है, तो बस कुछ नहीं करना, किसी एक तरफ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, जहां तक जाए वहां तक स्क्वायर करके और सबको आपस में क्या करना कि जोड़ लेना। जो ही आप ये काम करोगे ना, आपके स्क्वायर जो है टोटल कितने होंगे वो निकल करके आ जाएंगे। तो देख लो, 16 और 4 कितने हो गए, तो 20 हो गए सर। 20 और 10 कितने, तो 30 हो गए सर। 30 और 20 50 और 5 55। यानी इसमें कुल स्क्वायर की संख्या जो हम काउंट करेंगे वो बच्चे 55 हो जाएगा। तो आंसर किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब मूव करेंगे, तो देख लो, यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स की पहले संख्या काउंट करो। देखो सबसे पहले जो है ना, हम लोग इसको काट के हटा लेंगे, ठीक है। यानी हम सिर्फ इतने की बात करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इतने की बात करेंगे। तो देख लो, 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3। यहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्स की संख्या एक समान नहीं है, तो बड़े से बड़े को लड़ाओ। यानी 4 को 3 से लड़ाओ, प्लस 3 को 2 से लड़वा दो, प्लस 2 को 1 से लड़वा दो। तो ये टोटल हो गए 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 12 6 18, 18 2 कितने हो गए, तो सर 20 हो गए। यानी इतने में कितने मिलेंगे वर्ग मुझे, तो 20 मिलेंगे। अब बोलो कैसे मिलेंगे, तो 4 4 8 4 तिहाई 12 हो गया। यहाँ से लोगे 13, ये 14, ये 15, ये 16। अब ये पूरा यहाँ से लोगे 17, ये पूरा लोगे 18। 18 के बाद यहाँ से ये लोग 19 और ये 20, तो इसमें कितने वर्ग, 20। अब देख लो, 20 के बाद 21, 22, 23 और यहाँ से ये 24, ये 25 और ये 26। अभी तक 26 वर्ग मिले ना। 26 के बाद देख लो, इन चारों को मिलाओगे तो एक वर्ग मिलेगा, तो ये हो गया 27। और इसके बाद यहाँ से इसको मिलाओगे तो एक वर्ग मिलेगा, ये हो गया 28। 28 के बाद यहाँ से एक मिलाओगे तो ये हो गया कितना, 29। और 29 के बाद यहाँ से एक मिलाओगे तो ये हो गया 30। यानी कि ये टोटल हो गए कितने, 30 वर्ग। अब 30 के बाद ध्यान से देखना, अगर हम इस पूरे को यहाँ से काउंट करें तो ये रहा हमारा 31 नंबर का वर्ग। और इस पूरे को हम यहाँ से काउंट करें तो ये रहा हमारा 32 नंबर का वर्ग। यानी इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितनी मिलने वाली है, तो इसमें मात्र 32 वर्ग ही मिलने वाले हैं। तो आंसर बच्चे हम लोग 32 को कर लेंगे, जो इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अब देखो, यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया और सीरीज के प्रश्न आ गए। अगर आप थोड़ा सा कंसिस होकर के देखते हो, तो 16 है, 18 है, 27 है, यहाँ देख लो 55 है, और यहाँ देख लो तो 120। अब पूछता है सर नेक्स्ट बतला दो क्या होगा। दो पदों के बीच का अंतर निकालो। तो 16 से 18 होने के लिए +2 बढ़ गए। अब देखो, 18 से 27 होने के लिए +9 बढ़ गए। कितने, तो +9 बढ़ गए।
अब 27 से 55 होने के लिए अगर 15 में से 7 माइनस किए तो 8 हो गए, और 4 में से 2 माइनस किए तो 2, यानी 28 बढ़ गए। अच्छा फिर से देखो तो यहाँ 10 में से 5 माइनस हुआ 5, ठीक है, और अब 11 में से 5 माइनस हुआ 6, यानी 65 बढ़ गए। अच्छा अब अंतर का अंतर भी निकाल सकते हो, या आप ये भी देख सकते हो कि सर देख लो, यहाँ 1 का क्यूब करके +1 कर दिया इसीलिए 2 हो गया, यहाँ सर 2 का क्यूब करके +1 कर दिया यानी 9 हो गए, यहाँ सर 3 का क्यूब करके और +1 कर दिया गया तो 28 हो गया, और यहाँ सर 4 का क्यूब करके और +1 कर दिया गया तो 65 हो गया। इसका मतलब है सर अब 5 का क्यूब करके और +1 आपको करने होंगे, तो 5 का क्यूब 125 होता है, और एक जोड़ देने का मतलब है कि अब टोटल 126 बढ़ने वाले हैं। तो 6 + 0 = 6, और दो दो कितने हो गए तो 4, और एक एक कितने हो गए तो 2, यानी 246 जो है ना वही प्रॉपर आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग किसको लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा झुनझुना बोलना है, अब झुनझुना वाला कोई प्रश्न आएगा तब ना झुनझुना बोलेंगे पंकज, ठीक है, तो वेट कर लीजिए, झुनझुना वाला प्रश्न आने दीजिए तो जरूर झुनझुना बोलेंगे। हाँ अब इसको कह सकते हैं झुनझुना वाला क्वेश्चन है, देख लो, ए से बी हो गया, सी से डी हो गया, और ई से एफ हो गया, यानी पूरे फंक्शन में एक जुट गए। अब यहाँ से ये अलग हो गया, ठीक है, फिर देखो, जी से एच हुआ, आई से जे हुआ, और के से एल हुआ, यानी पूरे फंक्शन में एक जुटा, फिर से ये क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या है, एन पी आर है, और ये अलग है, तो क्या चाहिए, तो एम से एन, ठीक है, पी से क्यू, और पी से उधर न भागना है, तो एम से हुआ एन, ओ से हो गया पी, और क्यू से हो गया आर, यानी एम ओ क्यू चाहिए। एम ओ क्यू यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी आंसर कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो एम ओ क्यू 45 चाहिए। अच्छा ध्यान से देखोगे तो क्या दे रखा है बच्चे, तो 7 दे रखा है, 56 दे रखा है, उसके बाद 28 दे रखा है, उसके बाद 224 दे रखा है, उसके बाद 112 दे रखा है, यही है ना। अब देखो तो ध्यान से अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रख करके देखें तो देख लो, 7 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 7 को 28 होता है, और अगर फिर 28 को हम 4 से गुना करते हैं तो 112 होता है। तो इसी तरह से अगर 56 को हम 4 से गुना करते हैं तो 224 होता है। तो अब क्या करना है ना कि 224 को 4 से गुना कर देना है, तो 20 चक्को 80 यानी 800 हो गए, 24 चक्को 96, 896 मिल जाए हमारा काम हो जाए। तो ये किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट वाला आंसर है। अब देख लो ध्यान से देखना, 3 है, 6 है, 8 है, 16 है, फिर 18 है, 36 है। अब पूछा सर नेक्स्ट वन इज व्हाट, तो देखो तो सबसे पहले तो यही समझ में आया कि सर 3 दूना 6 है, फिर समझ में आया सर 8 दूना 16 है, और फिर समझ में आया सर 18 दूना 36 है। लेकिन फिर यहाँ समझ में आ रहा है कि सर +2 हुआ है, फिर यहाँ समझ में आ रहा है कि सर +2 ही हुआ है। तो अब यहाँ भी कितने होंगे, तो सर +2 होगा, और +2 जैसे ही करेंगे तो 38 मिल जाएगा। 38 देख लो किसमें है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बाबू। तो आंसर इसका परफेक्ट जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। तो आंसर बच्चा हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। देखिए पंकज जी ने कहा कि सर 72 आंसर होगा, तो बाबू 72 आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है, आंसर कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। आप दूसरे प्रोसेस से भी इसको बना सकते थे, देख लो, 3 है, 6 है, 18 है, अच्छा 3 है, 6 है, 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद पूछता है नेक्स्ट वन इज व्हाट। तो देखिए तो ध्यान से देखिएगा, 3 से 8 जाने हैं, तो 3 से 8 जाने का मतलब कितना का अंतर, 5 का। 8 से 18 जाना है,
तो 8 से 18 जाने का मतलब अंतर कितना, 10 का। तो पहला अंतर 5 का, दूसरा अंतर 10 का, तो तीसरा अंतर जो हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। तो अब 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 20 जोड़ेंगे 18 में, तो 18 और 20 कितना हो गया, तो 38 हो गया। तो इस वाले प्रोसेस से भी आप 38 कर सकते हो। दोनों में से जो प्रोसेस अप्लाई करना है आप उस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अब ध्यान से समझोगे। पूछता है सर नेक्स्ट टर्म क्या है। तो देखिए, जी की वैल्यू 7 होती है और ई की वैल्यू 5 होती है, यानी कि 2 की कमी हो गई। और 5 से सी की वैल्यू 3 होती है, यानी फिर से 2 की कमी हो गई। अब 5 से 3 से 1, यानी फिर से सर 2 की कमी हो गई। तो 1 को हम 27 भी कह सकते हैं। अगर हम 27 में से 2 की कमी करते हैं तो 25, यानी कि y चाहिए। तो ये बी वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई, बाकी सारे ऑप्शंस बच गए। अच्छा फिर से देखो तो 18 में अगर हम 2 की कमी कर देते हैं तो 16 होता है, और 16 में 2 की कमी कर देते हैं तो 14 होता है। इसी तरह से 14 में 2 की कमी कर दें तो 12 होगा, और 12 में बच्चे अगर हम 2 की कमी करते हैं तो 10 होगा। 10 जे में चाहिए। तो देख लो वाई जे यहाँ भी है, वाई जे यहाँ भी है, ये कैंसिल हो गया। अब बचता है कि सर एफ चाहिए कि ई चाहिए। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब देख लो ध्यान से यहाँ, 11, 13 से 11 होने का मतलब 2 की कमी, और 11 से 9 होने का मतलब 2 की कमी, और 9 से 7 होने का मतलब 2 की कमी। तो अब 7 में आप 2 की कमी जब करोगे तो 5 होगा, और 5 का मतलब ई चाहिए। तो वाई जे एफ दे रखा है, नहीं ये भी वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। और आंसर हमारा जो है ना बेस्ट, ये ऑप्शन नंबर ए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए, अब फिर से टाइप्स बदल गए, एनालॉग सीरीज जो था वो खत्म हो गया, और अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करने का काम करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टेबुलर फॉर्म बनाना बेहद ही आसान होता है, ज्यादा मेहनत नहीं करवाता है, ठीक है। अच्छा यहीं से ऑन होता है। आप फोन पे ही बता देते कि सर वाली उस वाले को ऑन कर दीजिए, हम कर लेते हैं। चलिए बाबू आ जाएं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो तो कहता है रोहन और कुंदन इतिहास और संस्कृत में अच्छे। तो ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। पहले किसकी बात हो रही है, तो रोहन की बात हो रही है, और फिर किसकी बात हो रही है, तो कुंदन की बात हो रही है। अब दोनों किस में अच्छे हैं, तो ये दोनों हिस्ट्री में भी अच्छे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री के साथ साथ ये दोनों संस्कृत में भी अच्छे हैं। तो दोनों में टिक कर लो, इसीलिए इसको टेबुलर कहा जाता है, ठीक है। अब कहता है श्याम और रोहन। तो रोहन तो पहले से था ना, एक नाम और श्याम जुट गया। अब कहता है सर ये हिस्ट्री में तो अच्छा है ही, रोहन और श्याम, और साथ साथ रोहन और श्याम जो है ना वो गणित यानी कि मैथ में भी अच्छे हैं, ठीक है। तो रोहन और श्याम दोनों मैथ में भी अच्छे हैं। आगे चल देंगे। फिर कहता है गोपाल और कुंदन विज्ञान और संस्कृत में अच्छे हैं। तो कुंदन तो पहले से था, एक और नाम जुटा गोपाल। तो गोपाल और कुंदन जो है वो संस्कृत में भी अच्छे हैं, और संस्कृत के साथ साथ ये दोनों किसमें अच्छे हैं, तो विज्ञान में यानी कि साइंस में भी अच्छे हैं। कौन, तो कुंदन भी साइंस में अच्छा है, और गोपाल भी साइंस में अच्छा है। फिर से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर कहता है श्याम गोपाल और मोहन। तो श्याम पहले से है, गोपाल पहले से है, एक और नाम जुट गया मोहन। तो श्याम गोपाल और मोहन गणित और कला में। तो श्याम गोपाल और मोहन ये तीनों मैथ में तो अच्छे हैं ही, इसके साथ साथ वो किसमें, तो कला में भी अच्छे हैं। कौन कौन, तो सोहन, गोपाल और मोहन किसमें अच्छे हैं, तो कला में अच्छे हैं। अब कहता है सर उपर्युक्त जानकारी के आधार पर आपको यह तय करके बतलाना है कि इसमें से इतिहास विज्ञान और संस्कृत में कौन अच्छा है। तो किसमें चाहिए बच्चे, तो इतिहास में, विज्ञान में और संस्कृत में। तो देखिए, तो इतिहास विज्ञान और संस्कृत में बस एक ही शख्स मुझे अच्छा दिख रहा है, और वो शख्स कौन है, तो के यानी कि कुंदन दिख रहा है।
तो कुंदन बाबू किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑनलाइन में फाउंडेशन बैच कब आ रहा है सर? ऑनलाइन में अभी तो बताया ना, मेरी एक सुबह फाउंडेशन बैच चलती है और वो रोटेशन बैच चलती है। आप उस बैच में किसी भी टॉपिक से आप ज्वाइन कर सकते हो। जब आपकी वो टॉपिक पुनः उस बैच में सर्किल होकर के कंप्लीट होगी तो फिर समझो कि आप जो है अपनी बैच कंप्लीट कर लिए। क्योंकि अब मैं पहले की तरह 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ाता, अब मैं टोटल दिन भर की 5 क्लास 4 क्लास ही रखा करता हूँ। कितना साल पढ़ाऊंगा, बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अब दिन भर की 4 से 5 क्लास ही रखता हूँ। तो आपको फाउंडेशन पंकज वही मिलेगा सुबह 9 से 10 वाले, ठीक है। आप जिस टॉपिक से ज्वाइन करोगे उस फाउंडेशन बैच को, वो टॉपिक दोबारा जब घूम करके सर्किल में आएगी तो आपकी बैचेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अच्छा नेक्स्ट वन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि सर 7 व्यक्ति हैं, ये 7 व्यक्ति कौन कौन सा है बाबू? तो ABCDEF और जी है। अब सातों का पेशा दिया, एक क्लर्क है, एक पीओ है, एक IT अधिकारी है, एक अर्थशास्त्री है, एक डॉक्टर, एक वकील और एक ड्राइवर के रूप में काम करता है। अब कहता है सर कोई भी 2 व्यक्ति जो है ना, वो व्यक्तियों का व्यवसाय समान नहीं है। तो 7 लोग हो गए और 7 व्यवसाय हो गए। अब यहां से गेम शुरू हो गया, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ मत करो, एक सर्किल बना लो। सबसे आसान तरीका इस पजल को बनाने का, एक सर्किल बनाकर जितना लोग बोला है उतने लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लो। तो इसमें 7 लोग बोले गए हैं, तो 7 लोगों की आप व्यवस्था कर लो, ठीक है। अब जिसका जिसका नाम है उसका नामाकरण कर दो। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ और जी। इतना करने के बाद ही जो गेम है वो गेम ऑन करना, ठीक है। पहले इतना काम, जब भी ऐसा पजल दिखे ना, तो जितने लोग हैं उतना ही प्रोफेशन सजाना है। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेना, उसमें सारे लोगों का नाम लिख लेना, उसके बाद ही गेम ऑन करना, ठीक है। इसके पहले गेम ऑन मत करना। अब ध्यान से सुनो, जो कंफर्मेशन मिलेगा है उसको अंदर रख लेना, और जो कहेगा नहीं है उसको बाहर रख लेना। बस इतना ही काम करना है, आपका पजल बन जाएगा। तो जो है वो उसको अंदर और जो नहीं है उसको बाहर। तो देखो पहले क्या बोला, सी क्लर्क के रूप में काम करता है। तो जो भी सी होगा ना वो किसके रूप में काम करेगा, तो क्लर्क के रूप में काम करेगा। ए अर्थशास्त्री या डॉक्टर के रूप में काम नहीं करता, तो ए नहीं करता है, किसके रूप में नहीं, तो अर्थशास्त्री के रूप में भी काम नहीं करता और डॉक्टर के रूप में भी काम नहीं करता। तो है तो अंदर और नहीं है तो बाहर। आगे चल देंगे। फिर कहता है ई अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है। अब फिर से बात कर रहा है ई की, और ई भी क्या नहीं है, तो बच्चे ई भी अर्थशास्त्री नहीं है और ना ही ई का पेशा डॉक्टरी है। यानी ई और ए ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो अर्थशास्त्री हो सकते हैं ना तो डॉक्टर। आगे चलिए। बी ड्राइवर या अर्थशास्त्री या डॉक्टर या पीओ के रूप में काम नहीं करता है। तो किसके बारे में, तो बी के बारे में। तो बी क्या नहीं है, तो सर बी ड्राइवर नहीं है। और बी क्या नहीं है, तो सर बी अर्थशास्त्री नहीं है। और बी क्या नहीं है, तो सर बी डॉक्टर नहीं है। और बी क्या नहीं है, तो सर बी पीओ नहीं है। यानी इतना चीज जो है वो बी नहीं है। आगे चलिए। एफ IT अधिकारी के रूप में काम करता है। अब एफ की बात करें तो एफ किसके रूप में, तो IT अधिकारी के रूप में, IT अधिकारी के रूप में कार्यरत है। अब कहता है कि सर डी डॉक्टर या पीओ नहीं है। तो डी की बात करें तो डी ना तो डॉक्टर है और ना ही क्या है, पीओ है, ठीक है। तो अब इस पजल को बनाना है, तो जो सबसे ज्यादा नखरा दिखाया है पहले उसको खोजो। तो देखो सबसे ज्यादा नखरा दिखाने वाला डॉक्टर भाई साहब है। डॉक्टर बोला हम ए के पास भी नहीं जाएंगे। डॉक्टर बोला हम बी के पास भी नहीं जाएंगे। डॉक्टर बोला हम डी के पास भी नहीं जाएंगे। डॉक्टर बोला हम ई के पास भी नहीं जाएंगे। यानी इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे और इस प्लेस पे डॉक्टर हो ही नहीं सकता। अब ये प्लेस क्लर्क का है और ये प्लेस अधिकारी का है, तो अब डॉक्टर किसको बनना पड़ेगा, तो अब डॉक्टर जो है वो जी को बनना पड़ेगा। अब फिर देखो, ध्यान देना यहाँ थोड़ा। ए बोला कि हम अर्थशास्त्री नहीं है, तो ए अर्थशास्त्री नहीं बनेगा।
बी बोला हम भी अर्थशास्त्री नहीं है, और ई बोला कि सर हम भी अर्थशास्त्री नहीं है। तो जब ये तीनों अर्थशास्त्री नहीं है, तो अब अर्थशास्त्री के लिए बस डी के पास जगह बचा। अब फिर से देखो, ये भाई साहब कहता है कि सर हम पीओ नहीं है, और ये भी भाई साहब कहते हैं कि पीओ नहीं है, ठीक है। तो अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर हम तो ड्राइवर नहीं है। तो जब ये ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर या तो ये हो सकता है, या तो ड्राइवर ये हो सकता है। दो कंडीशन है ड्राइवर बनने के। अब सोचो, ये पीओ बनने से मना कर दिया और ये पीओ बनने से मना कर दिया, तो अब पीओ कौन कौन हो सकता है? तो या तो पीओ ये हो सकता है, या तो पीओ ये हो सकता है। अब एक ही कोई और व्यक्ति बचा हुआ है, तो देख लो वकील बचा हुआ है, और वकील की चर्चा कहीं नहीं करी गई थी। इसका मतलब है कि बी जो है ना, वो पेशे से क्या है? एडवोकेट है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन पीओ के रूप में काम कर सकता है? तो पीओ के रूप में या तो ई काम कर सकता है, या तो पीओ के रूप में ए काम कर सकता है। अब देख लो, ई तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम ए का चयन करेंगे, और ए किसमें है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, अब इस लेवल का क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी में पूछा जाने लगा है। यानी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो आप स्पीड से इसको बना ही नहीं सकते, और अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तभी इस लेवल के क्वेश्चंस को आप जल्दी से बना सकोगे। और नॉर्मलाइजेशन के पहले तो ये 1 नंबर का है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसी क्वेश्चंस की वैल्यू जो होगी 4 नंबर या 5 नंबर की हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब अगर छोड़ रहे हो आप, तो समझ लो कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। और देखो, मैंने कहा था ना कि जब भी टफ क्वेश्चंस आते हैं, आप बच्चे भाग खड़े होते हो। देखिए, इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अप्रोक्स 45-47 लोग देख रहे थे, और ये क्वेश्चंस खत्म होते होते 37 लोगों पे आ गए। तो टफ क्वेश्चन मैंने इसको फील कर लिया है 3 महीनों में, कि जब भी मैं टफ क्वेश्चन देता हूं ना, तो बच्चे अक्सर छोड़ करके भागने लगते हैं। जबकि यही टफ क्वेश्चंस आपको अभी तक एग्जाम से बाहर करता रहा है, और आगे भी आपको एग्जाम से अगर कोई बाहर करने वाला है, तो यही सब लेवल का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से बाहर करने वाला है। क्योंकि आसान क्वेश्चन सारे बच्चे बनाएंगे, टफ क्वेश्चन सारे बच्चे नहीं बनाएंगे, और जो सारे बच्चे नहीं बनाएंगे, अगर उन क्वेश्चंस को आपने बना लिया, तो आपने रिजल्ट ले आया। तो टफ क्वेश्चंस को मत नेगलेक्ट कीजिए, अभी टफ क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। अब देख लो, 5 व्यक्ति हैं, अभिराज, ब्रिज, रिच और दास। एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। तो 5 लोग हैं, तो 5 सीढ़ी होगा। 5 लोग हैं बाबू, तो कितने सीढ़ी? तो 5 सीढ़ी। अब कहता है कि राज रिट के ठीक ऊपर बैठा है। तो जहां भी राज बैठेगा, वो जस्ट ऊपर बैठेगा। किसके? तो रिट के जस्ट ऊपर बैठेगा। इससे राज और रिट की पोजीशन पता नहीं चलेगी। फिर कहता है रिट अभी के ठीक ऊपर बैठा है, और रिट किसके ऊपर बैठा है? तो बच्चे अभी के ठीक जस्ट ऊपर बैठा है। अब कहता है रिट तथा दास के बीच में केवल 2 व्यक्ति। तो जहां भी रिट होगा और जहां भी दास होगा, उसके बीच में 2 व्यक्ति, ठीक है। तो अब देखो, रिट और दास के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है। यदि दास अभी के नीचे बैठा है, अब बताओ, दास अभी के नीचे बैठा है, तब तो एक छोड़ करके ही ना दास को बैठना पड़ेगा, क्योंकि रिट और दास के बीच में एक और एक 2 लोग हैं। तो देखो, 1 2 3 4 और एक 5। तो ये अब एक व्यक्ति बचा कौन? तो सर ब्रिज बच गया। तो ब्रिज जो है वो अभी के जस्ट नीचे आ जाएगा। तो कहता है, तो दास तथा राज के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो देख लो, दास और राज के बीच 1 2 और 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 किसमें है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बाबू, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। कल मैं मिक्स क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। कल टोटल जो रहेंगे 40 क्वेश्चन, जो कल से फिर 40 क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। और कल जो होंगे ना, वो मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, जैसे पहले चला करते थे। अब देखिए क्या कहता है, 7 व्यक्ति हैं, PQRSABD एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक करके बैठे हुए हैं। बी ना तो सबसे ऊपर ना तो सबसे नीचे, यानी कितने सीढ़ी? 7 सीढ़ी। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी
और ये 7वीं सीढ़ी। अब कहता है कि सर इंफॉर्मेशन दे रखा है बी ना तो सबसे ऊपर बैठा है, यानी 7 नंबर पे बी नहीं बैठा है, और ना ही सबसे नीचे बैठा है, यानी 1 नंबर पे भी बी नहीं बैठा है। केवल 4 व्यक्ति पी और आर के मध्य बैठ सकते हैं। तो देखो तो पी और आर के मध्य में 1 2 3 4 लोग ही बैठ सकते हैं, तो वाइस वर्सा केस जाएगा। तो 4 सीट ये कैप्चर कर लिया और 2 यानी 4 2 6 सीट कैप्चर हो गए। तो या तो पी को हम 7 से शुरू करके यहां तक ला सकते हैं, या तो पी को 6 से शुरू करके यहां तक ला सकते हैं। पी को 5 4 3 2 पे नहीं रख सकते, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। फिर कहता है एस ए के ठीक ऊपर बैठा है, तो जहां भी ए बैठेगा ना बच्चा, उसके जस्ट ऊपर कौन बैठेगा, तो एस। कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। फिर कहता है आर तथा डी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो किसके किसके मध्य, तो आर के मध्य और डी के मध्य केवल एक व्यक्ति। तो आर यहाँ है तो एक गैप करके डी ऊपर भी हो सकता है, या आर यहाँ है तो एक गैप करके डी नीचे भी हो सकता है। तो हमने वाइस वर्सा केस लगाया और आगे चल दिए। डी एस के नीचे बैठा है। अब देखो डी किसके नीचे बैठा है, तो सर डी एस के नीचे बैठा है। तुरंत नीचे है कि नहीं, नहीं मालूम। बी क्यू के ऊपर बैठा है, जबकि बी की हम बात करें तो बी किसके ऊपर, तो सर क्यू के ऊपर बैठा है। कंप्लीट हो गया फंक्शन। अब हमको जितना भी काम करना था, हमको इस व्यवस्था को इस पे सजाने की कोशिश करनी थी। तो चलिए सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि सर 7 नंबर पे पी बैठा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ कौन बैठेगा, आर। अब देख लो आर और डी के बीच एक व्यक्ति है, तो वो डी नीचे नहीं हो सकता, तो एक छोड़ करके हमने डी को यहाँ रखा। अब कहता है कि सर एस के नीचे डी है और एस के जस्ट नीचे ए है, तो अगर हम एस को यहाँ रख ले तो उसके जस्ट नीचे हम ए को रख सकते हैं और एस के नीचे डी को भी रख सकते हैं। अब बोला सर बी क्यू के ऊपर है, तो बी जब क्यू के ऊपर है तो हम बी को अगर यहाँ रख देते हैं और क्यू को हम यहाँ रख देते हैं, हमारा अरेंजमेंट बन करके तैयार हो जाता है। अब जहन में ये चीज चल रहा होगा कि सर अगर हम आर को यहाँ रखते और पी को यहाँ रखते तब व्यवस्था क्या होती। तो देख लो अगर आर को यहाँ रखते तो एक छोड़ करके यहाँ किसको रखना पड़ता, तो डी को रखना पड़ता, और डी के ऊपर कौन है, एस। तो डी के ऊपर एस को तो ले आते, लेकिन एस के जस्ट नीचे ए को नहीं ले आ पाते, यानी ये वाली व्यवस्था कंप्लीट खत्म हो जाती। अब फिर से दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम पी को वहां ना रख करके अगर पी को 6 नंबर पे रख दे, तब 1 2 3 4 छोड़ के हम आर को 1 नंबर पे रख सकते हैं। तो देखो आर को जब 1 नंबर पे आप रखते तो एक गैप करके आपको डी को यहां रखना पड़ता, ठीक है। अब देख लो क्या कहता है कि सर एस के जस्ट नीचे ए है और एस के नीचे ही डी है, तो आप एस को यहां रख नहीं सकते थे, तो आपको एस को यहां रखना पड़ता और ए को यहां रखना पड़ता, ठीक है। अब कहता है कि सर बी क्यू के ऊपर है, तो अब क्यू को जैसे ही आप यहाँ जगह देते तो फिर बी की पोजीशन यहाँ होती, और जो कि बी की पोजीशन पहले नंबर में मना कर दी गई है, यानी जो हमने पहला फॉर्मेट बनाया था वही फॉर्मेट इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सटीक फॉर्मेट था। तो देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से 3 अपने बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक विशिष्ट रूप से समान है तथा एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस समूह में शामिल नहीं है, तो बी क्यू। बाकी सबको साफ कर देते हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पहले बार में ही पता चल गया तो हमारा गेम वही आसान हो गया। अब देख लो बी और क्यू की बात करें, कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो देख लो बी से नीचे जाने पर एक घर छोड़ के क्यू है। अगर डीबी की बात करो तो देखो डी और बी जो है वो एकदम लगातार है। अगर पी ए की बात करें तो पी से एक घर नीचे जाने पर ए है, और अगर एस डी की बात करें तो एस से एक घर नीचे जाने पे डी है। इसका मतलब है कि डीबी वाली जो फॉर्म है यही सबसे अलग है। हर में पहले से एक छोड़ के दूसरा मिल रहा था, लेकिन बी वाले ऑप्शन में एकदम लगातार बी डी था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चे, वही अदर से बिल्कुल डिफरेंट है। कहता है सर 8 व्यक्ति हैं और केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो सबसे पहला काम एक सर्किल कर लेना, इस सर्किल पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेना। अब सारे लोग का फेस चूंकि ऑलरेडी प्रश्न में ही कह दिया गया है
कि सेंटर की ओर है। अब जैसा कहा गया है स्टेटमेंट में वैसा काम कर देना। तो देखो सबसे पहले कहता है ए सी के दाईं ओर। ए कहाँ है? तो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। जहां भी सी को रखोगे इसका दायां एंटी क्लॉक चलेगा, तो पहला नहीं दूसरा स्थान। ये किसके लिए होगा? तो ए के लिए। फिर कहता है तथा सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सी और डी का रिलेशन तो मिल रहा है कि सी सर कहाँ बैठा है? तो जहां भी डी बैठेगा, जहां भी डी बैठेगा उसके दाईं ओर नहीं उसके बाईं ओर पहला दूसरा और तीसरा बैठेगा। फिर कहता है कि सर बी जो है ना वो सी के बगल में नहीं बैठा। तो बी बच्चे जब सी के बगल में नहीं बैठा तो ना तो बी यहाँ बैठ सकता है और ना ही बी का पोजीशन यहाँ आएगा। तो बी के लिए 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस बच जाते हैं। अब तीनों में से बी को कहाँ रखेंगे हमें मालूम अभी तक नहीं है, आगे चलेंगे। फिर कहता है कि बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देख लो, अगर हमने ई को यहाँ रखा तो इसके दाएं दूसरा बी रख नहीं सकते हैं। अगर ई को यहाँ रखा तो इसके दाएं दूसरा बी रख सकते हैं। अगर ई को यहाँ रखा तो इसके दाएं दूसरा बी नहीं रख सकते। अगर ई को यहाँ रखा तो इसके दाएं दूसरा बी नहीं रख सकते। इसका मतलब तय हो गया कि सर ई को आप यहाँ रख लो और इसके दाएं में बी को आप यहाँ रख लो। फिर कहता है डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो डी यहाँ है तो एक गैप करके जी को हम यहाँ भी रख सकते हैं या एक गैप करके हम जी को यहाँ भी रख सकते हैं। जी का 2 पोजीशन मिला। आगे वाली लाइन कहती है कि जी एच के बाईं ओर दूसरा है। तो देखो, अगर हम जी को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो एच को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब है, ध्यान से देखना, जी कहाँ बैठा हुआ है? तो सर एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी एच भी जी के दाईं ओर दूसरा। तो अगर जी को यहाँ रखेंगे तो इसके दाईं ओर एच रख नहीं सकते, यानी जी का पोजीशन यहाँ से खत्म हुआ। तो अब जी को हम यहाँ पोजीशन देंगे और जी किसके बाएं है? तो एच के बाएं पहला नहीं दूसरा है। तो सारा व्यवस्था खत्म हो गया। अब इकलौता एफ बचा हुआ है, एफ को यहाँ रखोगे और आपकी अरेंजमेंट जो है ना बच्चे वो एक अटेम्प्ट में पूरी हो जाएगी। तो देखो प्रश्न क्या कहता है, सी के सापेक्ष में जी की स्थिति बताओ। तो सी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? तो सी के रिस्पेक्ट में जी की स्थिति मालूम करनी है। तो सी तो सेंटर को देख रहा है, तो इससे बायां चलने पर पहला दूसरा और तीसरा जी मिलेगा। तो बाईं और तीसरा किस में दे रखा है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बाबू। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। तो देख लो, आज जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस आज हमने अच्छे अच्छे ही दिए हैं। अब देख लो, राम के पास कितनी कार है? 5 कार। वो सोमवार से शुक्रवार तक, तो कब से कब? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, सप्ताह का 5 दिन हो गया। घर से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग में लाता है। अब कहता है कि सर जब वह होंडा चलाता है उसके अगले दिन स्कोडा चलाता है। तो जिस दिन भी वो क्या चलाएगा? होंडा चलाएगा, ठीक है। उसके अगले दिन वो क्या चलाने वाला है? तो स्कोडा चलाने वाला है। अब बताओ, इससे क्या यह स्पष्ट होगा कि सर वो होंडा किस दिन चलाएगा? नहीं होगा, छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। फिर कहता है और मंगलवार और बुधवार को होंडा का उपयोग नहीं करता। यानी होंडा कार का उपयोग कब नहीं हो रहा है? तो होंडा कार का उपयोग ना तो मंडे को हो रहा है, ट्यूसडे को हो रहा है, और ना ही होंडा कार का उपयोग जो है वो वेडनेसडे को हो रहा है। तो अब होंडा या तो मंडे को चलाई जाएगी या तो थर्सडे को, लेकिन फ्राइडे को होंडा नहीं चला सकते, क्योंकि फ्राइडे को होंडा चलाएंगे तो उसके नीचे स्कोडा नहीं रख सकते। तो अब होंडा के लिए 2 ऑप्शन बचे, या तो मंडे को या तो थर्सडे को। छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए, आगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वो निशान को अंतिम कार्य दिवस पर चलाता है। तो अब देखिए, अंतिम कार्य दिवस फ्राइडे है ना, और फ्राइडे को वो कौन सा कार चला रहा है बच्चे? तो निशान कार चला रहा है।
अब बताओ, होंडा के लिए दो ऑप्शन थे और होंडा के जस्ट नीचे स्कोडा को रखना था, तो अब थर्सडे को होंडा रख नहीं सकेंगे, क्योंकि थर्सडे को होंडा रखेंगे तो उसके जस्ट नीचे निशान आ जाएगा, जबकि होंडा के नीचे जस्ट स्कोडा देना है। तो थर्सडे को होंडा नहीं, वेडनेसडे को होंडा नहीं, ट्यूसडे को होंडा नहीं, तो फिर होंडा कार कब चलाएंगे? तो होंडा कार जो है ना वो मंडे को चलाएंगे। और ट्यूसडे को कौन सा कार चलाएंगे बाबू? तो ट्यूसडे को स्कोडा कार चलाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, वो सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाता है। तो सोमवार को कौन कौन सी कार नहीं चलती है? तो ना तो टाटा कार चलती है और ना तो मारुति कार चलती है। ठीक है, तो अब बचे हुए दो दिन, एक वेडनेसडे और एक थर्सडे, तो एक दिन टाटा चलेगा, एक दिन मारुति चलेगा। आगे चलते हैं, तो वो सोमवार को कौन सी कार चलाता है? तो देख लो, सोमवार को वो होंडा कार चलाता है। यानी इसके लिए हमारा जो परफेक्ट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। अब बाकी बच गया टाटा और मारुति। तो यदि उसने टाटा वेडनेसडे को चलाया तो मारुति कार जो है वो थर्सडे को चलाएगा, या अगर मारुति कार उसने थर्सडे को चलाया है तो टाटा कार वो वेडनेसडे को चलाएगा। यानी टाटा और मारुति के साथ जो वाइस वर्सा केस है हम उसको अलग कर नहीं सकते हैं। तो आंसर तो बिना इसके मिल गया कि सर होंडा कार वो कब चलाने वाला है? तो सोमवार को चलाने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे बाबू और देखेंगे आज का 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब 8 लोग की व्यवस्था करनी है तो सबसे पहले एक सर्किल बना लो। इस सर्किल पे बैठने के लिए 8 लोगों की व्यवस्था कर लो। और ऑलरेडी प्रश्न में कहे गए हैं कि सारे लोग के फेस जो है सर वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब जो भी कहा गया है बस कर दो। तो देखो क्या कहा गया है, एफ सी के बाएं बगल में, तो जहां सी होगा उसके बाएं बगल में एफ होगा। तथा, तथा हमेशा दूर वाले को फॉलो करता है, तो दूर वाला एफ है। यानी तथा के जगह हम एफ को रखेंगे तो लाइन बनेगा एफ ए के ठीक बगल में बैठा है। तो एफ किसके? तो ए के ठीक बगल में बैठा है। आगे चलिए, फिर कहता है एच डी के दाएं बगल में बैठा है। तो जहां भी हम डी को रखते हैं उसके दाएं बगल में हम एच को रख सकते हैं। तो देख लो, डी को यहां रखकर एच को रख सकते हो, या डी को यहां रखकर एच को रख सकते हो, या डी को यहां रखकर एच को रख सकते हो, या डी को यहां रखकर एच को रख सकते हो। यानी ये सारे के सारे प्लेस इसके लिए बैठे हुए। केवल 3 व्यक्ति बी तथा एच के मध्य बैठे हैं। तो बी के और एच के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 3 व्यक्ति है। इसका मतलब है कि 3 व्यक्ति तभी संभव है जब बी और एच आमने सामने हो जाए। तो देखो, बी और एच के आमने सामने होने की दो ही व्यवस्था है, या तो यहाँ एच को रखो और यहाँ बी को रखो, या तो यहाँ एच को रखो और यहाँ बी को रखो। तो आप यहाँ एच रख ही नहीं सकते, क्योंकि एच जैसे ही रखोगे तो उसके लेफ्ट में डी को रखना होगा। इसका मतलब है कि अब आपको बी को यहाँ जगह देना होगा और आपको एच को यहाँ जगह देना होगा, और तभी एच जो है ना वो डी के तुरंत दाएं बैठ सकता है। ठीक है, आगे चल दो, फिर क्या कहता है, बी ई के बाएं ठीक बगल में बैठा है। तो बी किसके? तो जो भी ई है उसके दाएं नहीं, उसके बाएं ठीक बगल में बैठा है। तथा ई सी के बगल में नहीं है, तो ई सही में सी के बगल में नहीं है। तो देख लो, अब बचा कौन है भैया? तो ए खत्म है, बी खत्म है, सी खत्म है, डी ई एफ जी बचा हुआ है। तो जी को यहाँ हमने रख लिया और अरेंजमेंट जो है ना ये हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ परस्पर बदल लेता है तो ई के दाएं बगल में कौन होगा? अच्छा बताओ, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने वाले का स्थान लेता है, तो जब प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने वाले का स्थान लेगा तो ये सिटिंग इस तरह से दिखने लगेगी। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने वाले को, तो यहाँ डी दिखने लगेगा और यहाँ सी दिखने लगेगा, यहाँ एच दिखने लगेगा
और यहाँ बी दिखने लगेगा। इसी तरह से यहाँ ए दिखने लगेगा और यहाँ ई दिखने लगेगा। इसी तरह से यहाँ जी दिखने लगेगा और यहाँ एफ दिखने लगेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने वाले से पोजीशन चेंज कर लेगा तो अब सिटिंग इस तरह से दिखने लगेगी। अब देख लो प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो ई के दाएं बगल में कौन बैठा है? तो ई तो यहाँ है ना, तो ई के दाएं बगल में कौन है? तो जी है। तो जी किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे। आप लोग तो हमसे पहले भी आंसर दे रहे हो, यानी जो लोग कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं अब उनकी आंसर स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। और जो लोग कभी आते हैं कभी गुम हो जाते हैं उनका तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ बच्चे जो है एकदम ईमानदारी से पहले दिन से लगे हुए हैं, तो यकीन मानो इस बार जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो आप रीजनिंग का शिकार करोगे, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। अब देख लो क्या कहता है। तो यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड यानी 2 4 और 2 6 लोग एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहला काम करना है कि एक सर्किल बनाकर और इस सर्किल पे 6 लोगों की व्यवस्था करवा लेनी है और सारे लोगों का फेस जो है वो कहाँ होगा? तो सेंटर की ओर होगा। अब जैसे कहता है वैसे काम कर दो। कहता है सर भी वाई के बाईं ओर बैठा है, तो जहां भी वाई को रखेंगे उसके बाईं ओर मुझे भी को रखना होगा। फिर कहता है डब्ल्यू वाई के दाईं ओर बैठा है, तो वाई के दाईं ओर बच्चे डब्ल्यू को रख दिया। अब कहता है सर जेड यू और एक्स के बीच में बैठा है, तो जेड का यही पोजीशन मिलेगा, तभी हम यू और एक्स को यहाँ रख सकते हैं। अब कहता और यू डब्ल्यू के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, तो यू जब डब्ल्यू के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है तो अब बेचारा कौन बच गया? तो एक्स बच गया। एक्स को यहाँ रख लो और बच्चे अरेंजमेंट आपके क्या हो जाएंगे? तो पूर्ण रूपेण से कंप्लीट हो जाएंगे। अब पूछ रहा है भी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है? तो भी तो बच्चे सेंटर को देख रहा है, तो इसके बाईं ओर बगल में एक्स बैठा है और एक्स किस वाले ऑप्शन में दे रखा है? तो बाबू एक्स बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी कि आज हमने एनटीपीसी को टारगेट किया था कि एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट के, आज हमने वहां से आपको ज्यादा प्रश्न दिखाए हैं, ठीक है। अब किसी दिन क्या करेंगे कि ग्रुप डी में जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे भी, उन क्वेश्चनों से भी आपको हम रूबरू करवाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब देखो ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। एक 6 मंजिला इमारत है जिसके प्रत्येक मंजिल पर 20 कमरे हैं। उस इमारत में कुछ विषाक्त सामग्री छिपाई गई है। अधिकारियों के 3 समूह ने एक साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। पहले समूह ने पहली और दूसरी मंजिल पर तलाशी करी, जबकि दूसरे समूह ने तीसरी और चौथे मंजिल पर तलाशी करी, जबकि तीसरे समूह ने 5वीं और 6ठी मंजिल पर तलाशी करी। तो कितने मंजिल है? तो 6 मंजिल है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल और 6 मंजिल। प्रत्येक मंजिल में कितने कमरे हैं? तो सर प्रत्येक मंजिल में 20 कमरे हैं। प्रत्येक मंजिल में कितने कमरे हैं? तो सर 20 कमरे हैं, ठीक है। देख लो प्रत्येक मंजिल में कितने कमरे हैं? तो 20 कमरे हैं, ठीक है। अब देखो दो दो का समूह बनता है। कितने का समूह बनता है? दो दो का समूह। तो पहला समूह क्या करता है ना, मान लो ग्रुप ए इसकी तलाशी कर लेगा। अब वही ग्रुप बी जो है वो इसकी तलाशी कर लेगा और ग्रुप सी जो है वो इसकी तलाशी कर लेगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है। यदि किसी भी नजदीकी मंजिल में पहुंचने में 1 मिनट लगता है और प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने में 1 मिनट का समय लगता है, तो इन्हें तलाशी अभियान पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब यहीं पे क्वेश्चंस का लॉजिक है कि सर हर तल्ले तक जाने में आपको 1 मिनट खर्च होगा और हर कमरे को चेक करने में भी 1 मिनट खर्च होगा। तो ध्यान से देखिए ग्रुप ए को टोटल कितना टाइम लगेगा? तो ग्रुप ए को टोटल 20-20-40 और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने में 1 मिनट और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे चढ़ने में 1 मिनट, यानी 2 मिनट इसको लगा किस काम में? तो सीढ़ी चढ़ने में,
सीढ़ी पर 2 मिनट खर्च हुआ और 40 मिनट खर्च किसमें हुआ, तो चेक करने में। ठीक है, तो 40 और 2 कितने, 42। यानी कि 42 मिनट में ग्रुप ए जो है ना वो अपना काम पूरा करके आ चुका होगा। लेकिन अगर वही हम ग्रुप बी की बात करें तो ई लोग अभियान को 40 मिनट में तो पूरा कर ही लेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि इसको 4 फ्लोर तक जाना है तो इसको 4 मिनट लगेगा। ठीक है, तो तीनों मान लो साथ में चढ़ा तो ग्रुप ए जो है वो 42 मिनट में पूरा अभियान पूरा करके चला आया। अब नीचे बैठा हुआ है लेकिन बी अभी आया नहीं है। इसके 2 मिनट बाद कौन आएगा, तो बी आ जाएगा अपना अभियान पूरा करके। इसी तरह से सी ग्रुप को भी टोटल कितने मिनट लगेंगे, तो 40 मिनट लगेंगे चेक करने में दोनों फ्लोर को, और छठी मंजिल तक पहुंचने में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट लगेगा। क्लियर है। तो सबसे लेट तक कौन सा ग्रुप काम कर रहा होगा, तो सबसे लेट तक जो है ना वो ग्रुप सी काम कर रहा होगा। क्योंकि मान लो कि 8 बजे सभा शुरू हुई, ठीक है, ऐसे समझो 8 बजे सब लोग इस बिल्डिंग में दाखिल हुए। ठीक है, तो 42 मिनट लगेगा, यानी ग्रुप ए जो है वो 8 बज कर के 42 मिनट पे नीचे उतर जाएगा। लेकिन अभी तक ग्रुप बी नहीं आया होगा क्योंकि उसको और 2 तल्ला ऊपर चढ़ना था। तो ग्रुप बी कब आ जाएगा, तो ग्रुप बी जो है वो 8 बज कर के 44 मिनट पे अपना सर्चिंग अभियान पूरा करके आ जाएगा। लेकिन उस समय ग्रुप सी नहीं आया होगा क्योंकि उसको 2 तल्ला और चढ़ना है। तो ग्रुप सी कब आएगा, तो ग्रुप सी 8 बज कर के 46 मिनट पे नीचे आ चुका होगा। और यही पूरे प्रकरण में कितने मिनट, तो 8 बजे शुरू हुआ और 8 बज कर के 46 मिनट पे ये सभा समाप्त हो गई। इसका मतलब है कि तीनों छह बिल्डिंग को चेक करने में टोटल कितने मिनट लगने वाले हैं, तो टोटल 46 मिनट लगने वाले हैं। तो देख लो भैया, अब इस रेंज का क्वेश्चन और इस लेवल का क्वेश्चंस भी आपका एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है। तो अगर आप सावधान नहीं रहोगे और थोड़ी सी सावधानी आपकी हट गई एग्जाम के दिन, या आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है एग्जाम के समय तक, तो इस बार तो भैया तांडव करने वाला है ही। जब पिछली बार इतनी तांडव हुई है सिटिंग अरेंजमेंट में, तो इस बार तो वो और करेगा। तो वहां आपका काम बनता है कि अपने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को बहुत अच्छा करके जाओ, इससे आपको प्रॉफिट अत्यधिक होने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। कहता है सर 5 लड़के हैं, कौन कौन है बाबू, तो ए बी सी डी ई है, और 5 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस टी है। एक दूसरे के सामने 2 पंक्ति में इस प्रकार बैठी है कि लड़की एक पंक्ति में और लड़का एक पंक्ति में। तो चलो देख लो, 2 पंक्ति है और कैसे बैठे हैं, तो इस प्रकार बैठे हैं कि आमने सामने की बात कर रहा है। तो ये हो गया राइट इन और ये हो गया लेफ्ट इन, जबकि ये हो गया राइट इन और ये हो गया लेफ्ट इन। अब मान लो कि हमने बॉयज को यहाँ बैठा लिया और गर्ल्स को हमने यहाँ बैठा लिया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस को बस फील कीजिएगा। अब देखो लड़के कौन है, तो ए बी सी डी ई है, यानी ए से लेकर ई तक को हम नीचे बैठाने वाले हैं और पी से लेकर के टी तक को हम ऊपर बैठाने वाले हैं। अब कहता है कि सर सी केंद्र में बैठा है और ए उसके बाईं ओर है, तो सी को तो नीचे बैठना है ना बच्चे। और टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं एक पंक्ति में, तो सर 5 लोग बैठ सकते हैं। तो सी केंद्र में बैठा है और ए उसके बाईं ओर बैठा है, तो ए को बच्चे हम लोग ठीक बाईं ओर रख लेंगे और ये व्यवस्था को आगे रखेंगे। अब कहता है सर डी बी और सी के बीच में बैठा है, तो डी देखिए तो किसके बीच में, तो बी और सी के बीच में बैठा है। तो डी को हमने बी और सी के बीच में बैठाया, तो इकलौता बच गया ई को आप यहाँ रख लो, आगे चल दो। टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, तो जहां भी एस बैठेगी उसके ठीक बाईं ओर टी बैठेगी। बी के सामने बैठी है, तो कौन, तो टी जो एस के बाईं ओर बैठी है बी के सामने बैठी है, यानी बी के सामने कौन है, तो टी है। और टी कहाँ है बच्चे, तो एस के बाईं ओर है। आगे चलिए, जो ई से 2 सीट दूर है, तो ई से 1 सीट 2 सीट दूर है। ठीक है, आगे चल दीजिए। पी क्यू और आर के बीच में बैठी है, तो पी किसके बीच में, तो क्यू और आर के बीच में बैठी है, क्यू और आर के बीच में बैठी है।
तो यहाँ आर भी हो सकता है और यहाँ क्यू भी हो सकता है। अब कहता है टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी है, जो ई से 2 सीट की दूरी पर है। तो जो ई से 2 सीट की दूरी पर है, तो ई तो लड़का है, ई से 2 सीट दूरी दे नहीं सकते हैं। पी क्यू और आर के बीच में बैठी है, तो ई के सामने कौन बैठी है? तो या तो क्यू या तो आर। कुछ पंगा कर रहा है जी। सी केंद्र में बैठा है, ठीक है, और ए उसके बाईं ओर बैठा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको ऊपर और इसको नीचे ले ले तब क्या होगा? ये भी तो चेक कर लें एक बार, क्योंकि प्रश्न तो धोखा दे रहा है। तो मान लो कि सी को हमने केंद्र में रखा, तो ये हमारा राइट इंड हो गया और ये हमारा लेफ्ट इंड हो गया, जबकि ये हमारा लेफ्ट इंड हो गया और ये हमारा राइट इंड हो गया। तो सी केंद्र में बैठा है और ए उसके बाईं, तो ए उसके बाईं ओर। अब बाईं ओर हम कहीं भी रख सकते हैं। चलिए आगे चलिए। फिर कहता है कि डी बी और सी के बीच में बैठा है। तो डी किसके बीच में? तो बी और सी के बीच में। तो जब केंद्र की ओर है तो इधर 2 ही लोग हो सकते हैं और इधर भी 2 ही लोग हो सकते हैं। जबकि ए को बोला है कि सी के बाएं रखना है, तो ए को हम इधर रखेंगे ही। तो इसका मतलब है कि डी को हम यहाँ और बी को हम यहाँ रख सकते हैं। अब कहता है कि टी जो एस के बाईं ओर बैठा है, तो टी जो एस के बाईं ओर बैठा है बी के सामने है, ठीक है, जो ई से 2 सीट दूर है, यानी बी जो है वो ई से 2 सीट दूर है। अच्छा, यानी कि ए को कॉर्नर में रखना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। पी जो है ना क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो पी किसके बीच में बैठा है? तो क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो आर यहाँ और क्यू यहाँ हो सकता है। अब पूछ रहा है सर ई के सामने कौन है? तो देख लो, ई के सामने पी है, तो ई के सामने कौन है? पी है। यानी यहाँ भी हम कर सकते थे, हमने लगातार बगल में बैठा लिया, जबकि ऐसी बात नहीं है, ई से 2 स्थान दूर है, ठीक है। तो ए को यहाँ रख लो। तो अब देख लो ई के सामने कौन बैठा है? तो पी बैठा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। 8 व्यक्ति एक मर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे। कितने व्यक्ति? तो 8 व्यक्ति। कैसे बैठे हैं? तो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे। चलो, व्यवस्था तो हो गई। अब कहता है बताया नहीं कि कैसे बैठा है, तो केंद्र की ओर ही मानेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सर टीना उर्मिला के सामने बैठी है। तो जो टीना होगी वो किसके सामने? तो उर्मिला के सामने बैठी है। छोड़ दीजिए। जो कि शारदा और नीता के बीच में है, तो जो किसके लिए? उर्मिला के लिए। तो उर्मिला कहाँ है? तो उर्मिला को एक तरफ से शारदा कवर करेगी और एक तरफ से नीता कवर करेगी। इसके साथ वाइस वर्सा केस चलने वाला है। आगे चलिए। शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने है, जो विद्या के दाईं तरफ है। तो देखिए, शारदा जब प्रिया के सामने है तो विद्या को यहाँ रख नहीं सकते। इसका मतलब इसका वाइस वर्सा केस खत्म हो गया और यहाँ पे हम लोग जगह किसको देंगे? तो शारदा को जगह देंगे और यहाँ पे हम लोग जगह नीता को देंगे। तो शारदा के विकर्ण पे कौन बैठी है? तो प्रिया बैठी है। और प्रिया कहाँ बैठी है? तो जो विद्या के दाईं ओर है। इसका मतलब है यहाँ हम लोग विद्या को जगह देंगे, तभी प्रिया विद्या के दाईं ओर आ पाएगी। विद्या मधु के सामने है, तो विद्या किसके सामने है बच्चे? तो मधु के सामने है, जो रीता के दाईं ओर है। यानी रीता को अगर हम यहाँ रख दे तो मधु रीता के दाईं ओर हो सकती है। अब पूछता है कि नीता के सामने विकर्णीय तौर पे कौन बैठी है? तो देखो, तो नीता के सामने विकर्णीय तौर पर रीता बैठी है और रीता बच्चे किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। आज सारे सिटिंग दमदार थे ना। 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है। वह उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी है। तो इन सबका फेस बच्चे कहाँ है? तो उत्तर की ओर मुख करके 5 लड़कियां बैठी हैं। तो ये हो गया हमारा राइट इंड और ये हो गया हमारा लेफ्ट इंड।
ठीक है। अब कहता है मीना पश्चिमी छोर पर बैठी है। तो मीना जब पश्चिमी छोर पर बैठी है, इसका मतलब मीना पहली लड़की है। और जब पहली लड़की लेफ्ट से मिल गई तो अब एक, दो, तीन और चार लड़कियों की और जरूरत है। फिर कहता और टीना पूर्वी छोर पर बैठी है। जबकि टीना की अगर हम बात करें तो टीना पूर्वी छोर पर बैठी है। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी है, तो कौन? तो लीना की बात करें और रीना की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठी हुई है। बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर, तो कौन? तो बीना। तो बीना की अगर बात करें तो बीना जो है किसके बाईं ओर? तो लीना के बाईं ओर। और ज्यों ही हम लीना को यहाँ रखेंगे तो लीना के बगल में रीना बैठी हुई थी, हमने रीना को बैठा लिया और हमारे अरेंजमेंट जो है वो एक बार में कंप्लीट होगा। प्रवीण कुमार वर्मा जी, गुड इवनिंग बच्चे। तो कहता है सर पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पे कौन है? तो देखो जब उत्तर की ओर फेस है तो इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। ठीक है। तो अब पूर्वी छोर से पहला और पूर्वी छोर से दूसरा रीना है। रीना किस में दे रखा है बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चूंकि आज सिटिंग अरेंजमेंट की बहुलकता थी, आज हमने सिटिंग अरेंजमेंट एकदम बिल्कुल कहते हैं कि भर भर के दिया था, कम से कम 10 से 12 सिटिंग दिए थे। इसीलिए आज हमने क्वेश्चंस की संख्या जो थी वो कम करके बस 20 क्वेश्चंस ही कर दिया था। क्योंकि आज अगर 35 और 40 सिटिंग अरेंजमेंट देते तो फिर डिस्कशन 10 बजे रात तक चली जाती। ठीक है। तो इसीलिए आज हमने क्वेश्चंस की संख्या कितनी रखी थी? तो आज हमने क्वेश्चंस की संख्या 20 ही रखी थी, जिसमें से आपने देखा होगा कि आज टोटल क्वेश्चन जो थे वो एक से बढ़कर एक थे। यानी कि टोटल क्वेश्चन जो थे वो दमदार क्वेश्चन थे। तो कल फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम टाइम पे, यानी 8 बजे शाम को हम लोग फिर से कल मिलेंगे। और कल फिर से जो है ना वो बहुत ही अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो मे बी कल हो सकता है कि मैं मिक्स क्वेश्चन दूं और कल मैं 4 या 5 टॉपिक का कलेक्शन करूंगा और 4 या 5 टॉपिक से मैं क्वेश्चंस को देता जाऊंगा। ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करना चाहेंगे। तो बाबू सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर आपकी हमारे साथ मुलाकात होगी 8 बजे शाम में और कल फिर हम लोग इसको करेंगे। तो बच्चे मेरे लिए अगर कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए कि बच्चों को इसका लिंक शेयर कीजिए, अपने मित्र बंधु को लिंक शेयर कीजिए। जो गांव घर में आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आपके मित्र जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनका जुड़ाव मेरे साथ नहीं है, आप उनको ये लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनको भी अच्छा चीज जानने का हक मिले। ठीक है। क्योंकि शिक्षा पे बच्चे सबका अधिकार होना चाहिए। और अगर मेरी पढ़ाई आपको सही में अच्छी लगती है और आप मेरी पढ़ाई को एंजॉय करते हो तो आप लिंक को शेयर कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए अपने मित्र बंधु के साथ, इस क्लास को शेयर कीजिए, उनसे आप डिस्कस कीजिए कि भैया कैसे मजा आ रहा है पढ़ने में, कैसे हम नई नई चीजों को धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आप भी लोग मेरे लिए कीजिए, क्योंकि हम तो आपके लिए दशहरा से कंटिन्यू खड़े हैं। ठीक है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। आप लोग अगर थोड़ा सा आगे इसको ले जाना चाहोगे तो मुझे भी इतने दिनों के बाद ये व्यू देख करके जो है ना वो आनंद नहीं आता है। ठीक है। तो आनंद तो आनी चाहिए ना। तो व्यू को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसका एक ही तरीका है, अपने दोस्त यार भाई बहन को जो है उसको आप लिंक शेयर कीजिए, उसको आप मेरे बारे में बताइए, उसको आप मेरे बारे में समझाइए कि मेरे साथ जुड़ने से प्रॉफिट क्या है। तो धीरे धीरे करके हम भी जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर जब व्यू जाने लगेगा तो यकीन मानिए जब वहां पे व्यू का कांटा चढ़ता है ना तो हमारी एनर्जी लेवल कुछ अलग हो जाती है। ठीक है। तो ये सारे शिक्षकों के साथ होते हैं। तो आप इस व्यू को कैसे बढ़ाओगे ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब मैं रोज आपको जाते समय ये याद दिलाऊंगा कि आप इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इस वीडियो को देखें और उन्हें भी ये समझ में आए कि कैसे काम करना है और सिटिंग अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चन, डायरेक्शन जैसे क्वेश्चन को कैसे अच्छे से बना लेना है। तो जितना ऊपर व्यू जाएगा ना मेरी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और मैं आपके लिए उतना ज्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। तो चलिए बच्चे आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। ठीक है। तो सोशल मीडिया का जमाना है, यदि आप सारे बच्चे चाह लोगे कि सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट कर देना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। तो थोड़ा सा आप कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब व्यू वहां पे 3 डिजिट में जाते हैं ना तो बड़ा
मन को सुकून होता है अंदर से, और लगता है कि और अधिक से अधिक मेहनत करनी है, और अधिक से अधिक आप लोग के लिए काम करना है। ठीक है, तो बहुत दिन से डबल डिजिट हो गया यार, उसको ट्रिपल डिजिट में लाने की कोशिश करो, और ये मैं नहीं, ये आप ही कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, भाई को, बहनों को, जो गांव में फंसे हुए हैं उनको शेयर कीजिए। आप जैसे जैसे लिंक को शेयर करोगे, ये धीरे धीरे मेरी बात उनको समझ में आने लगेगी, तो फिर वो मेरे साथ कनेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो अब उसको 3 डिजिट में कैसे करोगे व्यू को, अब वो आप पे डिपेंड करता है। बस थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए करो, तो ये 3 डिजिट में व्यू आराम से जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। हर हर महादेव बाबू, हर हर महादेव। चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम सभी लोगों को।